हेलो स्टूडेंट्स, चुंबकत्व पढ़ रहे हैं हम। पिछली क्लासेस में हमने बियो-सावर्ट के नियम पर सवाल किए थे और समझा था बियो-सावर्ट का नियम क्या कहता है और कैसे डेरिवेशन होती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम, अलग अलग शेप्स की, अलग अलग स्ट्रेट वायर की देखी, लूप की देखी, इन सब चीज़ों पे हमने चर्चा की है। ठीक है, क्वेश्चंस भी देखे हमने। एम्पियर सर्किट लॉ पे सॉरी बियो-सावर्ट लॉ पे किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ तो भी पढ़ना है हमें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, एम्पियर सर्किट लॉ, या हिंदी में कहेंगे एम्पियर का नियम। ठीक है, सीधे सीधे एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पर हमने आधारित एक नियम बनाया। हमने क्या बनाया, उन्होंने दिया था तो उनके नाम पर दे दिया हमने, एम्पियर का नियम। ठीक है, चुंबकत्व में एम्पियर का नियम, ऐसे आप इसको लिख सकते हो चाहो तो। मैं बताता हूं आपको ये क्या है, ये क्या कहता है नियम, मैं आपको समझाता हूं। तो ये नियम क्या कहता है साहब, ये नियम कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में अगर कोई क्लोज लूप ले लो, एक बंद पथ आप ले लो, तो बंद पथ के अंदर बी डॉट डी एल, ठीक है, इसमें अगर मैं छोटा सा एलिमेंट ले लूं डीएल, कहीं पर भी एक एलिमेंट ले लेता हूं डीएल, यहां पर मान लेते हैं मैं छोटा सा एक एलिमेंट ले लूं डीएल, ठीक है, जिसकी दिशा इस प्रकार से मैं अपने आप से अपने अनुसार डिसाइड कर लेता हूं किधर इसकी दिशा है। तो ये जो डीएल है, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस डीएल का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इस डीएल का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, इनका क्लोज्ड इंटीग्रल, मतलब इनको मैं एक क्लोज लूप में अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, तो ये जो इंटीग्रल आता है ये म्यू नॉट आई के बराबर आता है, म्यू नॉट आई पी के बराबर आता है। जहां पे म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है, और आईपी क्या है, आईपी वो करंट है जो कि इस लूप को काट रहा है। तो ऑब्वियसली यहां पर कोई करंट होना चाहिए, तो करंट हमने नहीं बनाया, तो इसको हम बना लेते हैं कि यहां पर मान ले इस तरह से ये करंट अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, ये करंट अंदर जा रहा है, कुछ करंट है यहाँ पे जो कि बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। ठीक है, ऐसे हमने करंट यहाँ पर मान लिया है। ठीक है, 2-4 करंट के तार हमने लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे तार है, ये 1 एम्पियर का मान लो, ये 3 एम्पियर का मान लो, ठीक है, ये 4 एम्पियर मान लो, ये भी 3 एम्पियर मान लो। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास करंट है जो कि अंदर बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिशा के साथ हमने बता दिया है। तो जितना करंट इसको काट रहा होगा, इस लूप को काट रहा होगा, जितना करंट इस लूप को काट रहा होगा उसका म्यू नॉट, जितना करंट इस लूप को काट रहा होगा उसका म्यू नॉट इस लूप के अंदर, इस लूप में, इस बंद पथ में मैग्नेटिक फील्ड और जो डीएल छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है उसके क्लोज्ड इंटीग्रल के बराबर होगा। जो मैंने गोला बनाया है ना इंटीग्रेशन के साइन पे, इंटीग्रेशन के निशान पे, इसको हम क्लोज्ड इंटीग्रल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम क्लोज्ड इंटीग्रल बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, नाम में क्या रखा है आप देख लेना, अगर आपको लगता होगा आपको जानना चाहिए नाम इसका तो आप देख लेना, लेकिन क्लोज्ड इंटीग्रल हम इसको बोलते हैं। तो क्लोज्ड इंटीग्रल से आप तो याद रखो, आपको पता होना चाहिए एक्चुअली करना क्या है। कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन करना होता है, लेकिन क्लोज लूप में करना होता है। ठीक है, बंद पथ में करना होता है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, कुछ उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ खास बात उसके अंदर है नहीं। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर आते हैं हम, ये हमें समझ में आ गया कि क्लोज लूप में अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं बी डॉट डीएल का तो म्यू नॉट आईपी के बराबर आता है। ये कुछ हमारा गॉस के नियम के जैसा है, जिसमें हम लिखते थे इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। कुछ वैसा ही ये नियम है, कुछ क्या मतलब वही नियम, वैसे ही नियम है, वही नियम है बिल्कुल लगभग। ठीक है, वहां पे ई की जगह बी आ गया, डी की जगह ये छोटे चेंजेस हैं, बाकी ये सब आ गया है। तो अगर ऐसा है तो हम अब चेक करते हैं कि क्या एम्पियर का नियम सही है। वैसे कोई नियम चेक को हम प्रूव तो कर नहीं सकते, एम्पियर ने नियम दे दिया है, मतलब लॉ दिया है, लॉ को हम प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर लॉ को प्रूव नहीं कर सकते तो हम कैसे मानेंगे सच है। ठीक है, हम कैसे मान लें कि सच है, तो हमारे मानने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है पहले से, जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं, जैसे कि हम एक इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं। ठीक है, पता है म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर के बराबर आती है। तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड हमें पहले से पता है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इस वाले मेथड से भी वही मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये सही है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि वैसे वही आ जाती है या नहीं आती है, तो वही मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे हम। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें सीखते हैं इसके बारे में, एम्पियर के नियम के बारे में। तो एम्पियर का नियम जब हम लगाते हैं तो एम्पियर का नियम का इस्तेमाल करने के लिए हमें एक लूप चाहिए होता है, जिसको हम एक बंद लूप या बंद पथ कहते हैं। ठीक है, या सिंपली लूप कह देते हैं, क्लोज लूप कह देते हैं। अब ये क्लोज लूप जो होता है इसका एक नाम रख दिया है इन्होंने। क्या नाम रख दिया है इसका, नाम देखेंगे आप। इसका जो नाम रखा है इन्होंने उसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप। क्या बोलते हैं, एम्पीरियन लूप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्पीरियन लूप, और हिंदी बोलते हैं एम्पीरियन बंद पथ। ठीक है, बंद पथ, ये इसको हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप या एम्पीरियन बंद पथ, हम इसको बोल देते हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है, इसकी खास बातें क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। आप कौन से लूप को, बंद पथ तो कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे आपने गोला बना लिया, कुछ भी कुचड़ मुचड़ करके ऐसे बना लिया तो क्या एम्पीरियन लूप हो जाएगा क्या? ऐसे दुनिया में कोई भी हमने कोई भी ड्राइंग बना दी, इसको बंद कर दिया तो एम्पीरियन लूप थोड़ी हो जाएगा। एम्पीरियन लूप होने की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, कुछ खासियतें उसकी होती हैं उसकी। तो क्या खासियत है एम्पियर लूप की, या किसको हम एम्पीरियन लूप ले सकते हैं, किसको नहीं
नहीं ले सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, क्या खासियत है इसकी? पहली खासियत यह है कि यहां पर जो बी होगा, ठीक है, यहां पर जो बी होगा एम्पीरियल लूप पर, जो एम्पीरियल लूप में जो बी होगा, ठीक है, लूप में जो बी होगा, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वो कैसा कैसा हो सकता है? ठीक है, पहला क्या हो सकता है? लूप से स्पर्श रेखीय हो सकता है, लूप से स्पर्श रेखीय हो सकता है। ठीक है, और दूसरा कैसा हो सकता है? लूप के लंबवत हो सकता है, लूप के लंबवत हो सकता है, और तीसरा कैसा हो सकता है? जीरो हो सकता है। ठीक है, अगर बी जीरो है तो भी हम इसको एम्पीरियल लूप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए सब कह सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक हुए हमारे पास कि लूप में जो बी होगा वो लूप से या तो स्पर्श रेखीय होगा या लंबवत होगा या होगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। ठीक है, होगा ही नहीं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीजें हमारे पास है, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम जब भी एम्पीरियल लूप चुनेंगे, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम एम्पीरियल लूप को चुनेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, हम आगे चलते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। एम्पीरियल लूप हम बहुत कर लिया, लेकिन है क्या असल में क्या भला है उसको हम देख लेते हैं। तो हम ले लेते हैं एक स्ट्रेट वायर, हमारे पास एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, हाँ के ना? ठीक है, उसको हम करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है, चलो तो ऐसा बना लेते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर हम बना लेते हैं। आप जानते हो पहले से स्ट्रेट वायर कैसा दिखता है, ऐसा ही दिखता है इसमें, दुनिया के सारे स्ट्रेट वायर ऐसे ही दिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है एम्पियर सर्किल लो। चलो ठीक है, आपको लिख लेना टॉपिक जो आपको अच्छा करती हो। ठीक है, अब मुझे पता है कि इसके आसपास अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं तो कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से इसकी दिखेंगी, ऐसे 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 इसके दूर 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 ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बना दी हमने। ठीक है, ये हम जानते हैं पहले से। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि यहाँ से इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, अगर ये r दूरी है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इन लाइंस पे, ये जो लाइन, जो डॉटेड लाइन अंदर सबसे अंदर वाली बनाई है, यहाँ पे हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो समान होगी। ठीक है, इसी तरह इसकी बात करता हूँ, इसको अगर r1 ले लूँ, इसको अगर r2 ले लूँ, तो r2 पर जो जितने भी पॉइंट r2 दूरी पर हैं, इन सब पॉइंट्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो समान होगी। ठीक है, इसी तरह इसको मैं r3 ले लूँ, तो r3 पर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सब समान होगी। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ से समझ में आती है। लेकिन हम तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, हमें समान से क्या फायदा होगा? कुछ फायदा तो होगा, लेकिन सिर्फ इतना तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम कुछ कार्य करते हैं। ठीक है, क्या कार्य करते हैं? हम मानते हैं कि हमारे पास एक तार है और इस तार में से करंट आ रहा है बाहर की ओर। ठीक है, बाहर की ओर इस तार में से करंट आ रहा है। अगर बाहर की ओर इस तार में से करंट आ रहा है तो देखो भाई क्या होगा, हम मानते हैं कि हमें इस तार से कुछ r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, अब ये मैंने कैसे दिखाया आपको? पहले तो मैंने आपको तार इस तरह से रख के दिखाया था, अब तार इस तरह से रखा है, आपकी तरफ इसमें से करंट आ रहा है। ठीक है, आपकी तरफ करंट निकल के आ रहा है बोर्ड से बाहर। ठीक है, और इससे कुछ r दूरी पर मुझे पता करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, डॉटेड लाइन जो बनाई है क्या है? ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, डॉटेड जो सर्कल बनाया है, ये क्या है? इसको मैंने लिया है एम्पीरियल लूप। ये क्या है? एम्पीरियल लूप। देखो सही लिया है क्या गलत लिया है क्या, उसको चेक करते हैं हम। ठीक है, मैंने फिलहाल मान लिया कि मेरा ये एम्पीरियल लूप है। ठीक है, सही है या गलत है अभी चेक करूंगा मैं इसको। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं, हम अच्छी तरह जानते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं, तो हम पता करें अंगूठा रखते हैं हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट का डायरेक्शन में अंगूठा रखेंगे और ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर जो फील्ड का जो डायरेक्शन आया है वो इस तरफ आया है बी। ठीक है, एक चीज हम पहले देख चुके हैं, सब जगह बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी बी, किसी भी बिंदु पर देखते हैं हम तो ये बी, ये भी बी, ये भी बी। ठीक है, इधर भी बी। आप किसी बिंदु पे जाओगे तो बी जो होगा वो स्पर्श रेखीय आ रहा होगा। तो ये जो एम्पीरियल लूप हमने लिया है बिल्कुल सही लिया है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब हम इसके अंदर एम्पियर का नियम लगाने की कोशिश करते हैं। एम्पियर का नियम क्या कहता है? एम्पियर का नियम कहता है कि बी डॉट डीएल जो होगा यहाँ इस केस में, ठीक है, वो म्यू नॉट आईपी के बराबर होगा। अच्छा, अब देखो बी और डीएल के बीच में क्या है? बी और डीएल के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है बी डॉट डीएल के बीच में, डॉट प्रोडक्ट है बी डॉट डीएल के बीच में। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस जीरो।
या कॉस थीटा लिख लो, अभी थीटा समझते हैं फिर पहले, ठीक है। तो बी डी एल कॉस थीटा लिखा आपने, तो भी कैसे लिखा कि आपने यहां पर जब बी लिया, यहां पर आप डीएल लोगे, डीएल लोगे तो इसका डायरेक्शन भी इधर ही आएगा, इसका डायरेक्शन भी इधर ही आएगा। अच्छा, एक चीज मैंने आपको नहीं बताई कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डीएल लेते हैं, ठीक है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डीएल लेते हैं, जैसे कि डीएल का जो डायरेक्शन है वो हम खुद से मानते हैं, मतलब जो एल का डायरेक्शन है, ये जो लूप का डायरेक्शन है वो हम खुद से मानते हैं, तो डीएल का डायरेक्शन लूप का डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब यहां पर कोई भी डीएल में लूं, उसका डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लेता हूं, ठीक है, तो बाहर वाली दिशा को पॉजिटिव लेंगे, बाहर वाली दिशा को पॉजिटिव लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज लेता हूं तो अंदर वाली दिशा को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इसको आप वही अपने सीधे हाथ के नियम से देख सकते हो कि अगर आपने ऐसे लिया है, इस एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो अंगूठा जिस तरफ पॉइंट कर रहा है उधर आप क्या लोगे, उधर आप लोगे पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो आप जिस तरफ अंगूठा अंदर की तरफ दिशा कर रहा है तो ये आप अंदर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे। फिलहाल हम इस पे आते हैं, यहां पे हमने जो डायरेक्शन लिया है वो डायरेक्शन मान लेते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज लिया है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो हमारी जो बाहर वाली दिशा होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, बाहर वाली दिशा जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब बाहर जितने भी करंट आ रहे होंगे वो पॉजिटिव होंगे, अंदर जितने भी करंट आ रहे होंगे वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में हम ऐसे लेंगे, बाहर जितने भी करंट आ रहे होंगे पॉजिटिव, अंदर जितने भी करंट जा रहे होंगे वो नेगेटिव। तो इसमें अंदर कोई करंट जा ही नहीं रहा, जितना करंट आ रहा है बाहर ही आ रहा है, जिसको हम आई बोल देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। अच्छा, एंगल की बात कर रहे थे हम, बी और डीएल देखो, बी भी ऐसे है और डीएल भी ऐसे है, दोनों समान दिशा में, इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का इनके बीच में एंगल है, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिखाएंगे, इंटीग्रेशन cos 0 is 1 बी डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आईपी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आईपी, ठीक है। अच्छा, अब बी देखोगे, हर पॉइंट पर, हर बिंदु पर जो बी का मान है वो समान है, तो बी कांस्टेंट हो जाएगा, बी एक नियत राशि है, तो बी को बाहर निकाल लेते हैं और डीएल को अंदर ले लेते हैं, और ये म्यू नॉट आईपी के बराबर आप इसको ले, ठीक है। अच्छा, डीएल का अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूं तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। आप देखो, छोटे 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 डीएल निकाल कर, छोटे डीएल छोटे छोटे डीएल निकाल कर हमें इसको जोड़ना है, तो छोटे छोटे जब डीएल आप जोड़ लोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, तो वो इसकी परिधि के बराबर होगा, जो कि 2 पाई आर के बराबर है, जो कि 2 पाई आर के बराबर है, तो ये म्यू नॉट आई के बराबर ये आ जाएगा, म्यू नॉट आईपी के बराबर आ जाएगा। आईपी देखते हैं, आईपी कितना है भाई, आईपी है वो करंट जो इस लूप को काट रहा है, हाँ ना, वो करंट जो इस लूप को काट रहा है, तो उस करंट की बात करें जो इस लूप को काट रहा है, तो वो देखोगे वो सिर्फ और सिर्फ आई है, वो सिर्फ और सिर्फ आई करंट है जो इस लूप को काट रहा है, उसके अलावा और कोई करंट है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ठीक है, म्यू नॉट आई। यहां से बी का मान हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, ठीक है। ये जानते हो आप कि यही आपने फॉर्मूला निकाला था पहले भी, कि किसी एक इनफाइनाइट वायर, अनंत तार की वजह से अगर उसके अंदर आई करंट बह रहा है तो वहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी आर दूरी पर, वो म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर के बराबर आएगी। तो यही हमने निकाल लिया हम, तो हमें ये पता चल गया यहां से कि जो हमारा एम्पियर लॉ है, एम्पियर का नियम है, वो सही है, वो सही रिजल्ट दे रहा है। कहीं सब जगह हम नहीं लगा पाएंगे इसको, जहां लगा पाएंगे वहां पर हमें सही नियम मिलेगा, सही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सही रिजल्ट अगर मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो और बहुत आसानी से हो गया, जो हमने नियम लगाया था पहले बियो-सवार्ट का नियम, उसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी हमें, है ना, यहां पर हमें कम मेहनत करनी पड़ी है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर हमारे लिए अच्छी चीज है तो हम पहले इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, और चीजों पे हम लगा के देखते हैं इसको, और चीजों पे लगा के देखते हैं सही है या गलत है, और चेक हो जाएगा एक बार और। चलो, अगर अच्छा आपको याद हो तो हमने एक और ऐसा लिया था शेप या फिर एक आकार लिया था जिसके हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश की थी। वो क्या था, वो आपको याद हो तो वो एक ऐसी अनंत पट्टिका थी जिसमें से करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। ऐसी अनंत पट्टिका हमने ली थी जिसमें से करंट फ्लो कर रहा था, तो उसका फिर से निकालने की कोशिश करते हैं। बियो-सवार्ट के नियम से हमने उसको निकाला था, ठीक है। उसका मान कितना आया था, म्यू नॉट लैम्डा बटे 2, ठीक है। अगर आपको याद हो तो बी का मान आया था म्यू नॉट लैम्डा बटे 2। ना याद हो तो पहले पन्ने पलट के देख लो एक बार कि क्या था वो, क्या चीज थी, ठीक है। बना तो मैं रहा हूं यहां पर, लेकिन फिर एक बार पेजेस पलट के देख लो क्या था, ठीक है। म्यू नॉट लैम्डा बटे 2 आया था, और हमारा उद्देश्य ये है कि यही आंसर आना चाहिए, आएगा भी, यही आएगा, ठीक है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तो हमें क्या करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये अनंत प्लेट है, एक अनंत हमारे पास ऐसी पट्टिका है, ठीक है। और इस पट्टिका में से ये अनंत है, इधर से अनंत 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 जा रही है, इधर भी अनंत 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 जा रही है, और इसमें जो करंट बह रहा है, ठीक है, इसमें अंदर करंट जा रहा है, ऐसे 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 इसमें खूब करंट जा रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट इसके अंदर जो इसके अंदर करंट है, ठीक है, इसके अंदर जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रहा है, और हम मान लेते हैं कि करंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है, करंट पर यूनिट लेंथ, प्रति इकाई लंबाई में जो करंट है,
प्रति इकाई लंबाई में जो करंट है, लंबाई की धारा, प्रति इकाई लंबाई धारा कितनी है, ये है लेमडा। ठीक है, मतलब एल लंबाई में कितनी धारा हो जाएगी, लेमडा एल। ठीक है, बहुत अच्छे समझ गए आप। इकाई लंबाई में लेमडा है तो एल लंबाई में कितनी हो जाएगी, लेमडा एल धारा हो जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। अच्छा, करंट की डायरेक्शन नहीं बनाई हमने, करंट की डायरेक्शन बना लेते हैं कि इस तरह से इसके अंदर की तरफ मैं मान लेता हूँ कि करंट जा रहा है। ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ इसमें करंट जा रहा है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। लो जी, खूब सारा करंट मैंने दिखा दिया है यहाँ पे। अच्छा, अब पहला कार्यक्रम क्या है, पहला कार्यक्रम हम क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा एक एम्पीरियन लूप, एक एम्पीरियन लूप सिलेक्ट करना पड़ेगा जिससे हमें पता चले कि हम कहां पर लगाएंगे किसका नियम, किसका नियम, किसका नियम, एम्पियर का नियम। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं एक एम्पीरियन लूप ले लेता हूं, इस प्रकार से एक एम्पीरियन लूप ले लेता हूं, कुछ इस तरह मैं एम्पीरियन लूप ले लेता हूं। ठीक है, ये एम्पीरियन लूप मैंने ले लिया है और इस एम्पीरियन लूप की लंबाई जो है वो मैंने मानी है कितनी है, एल। इस एम्पीरियन लूप की लंबाई मैंने मानी है कि ये एल लंबाई है। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने निकालना आपको बताया था इस केस में, जब भी हमने कहा था। तो बीच वाला देखो, बीच वाले में क्या है, बीच वाले के हिसाब से आप देख लो कि कितना डायरेक्शन ऑफ करंट आ रहा है। मतलब यहां पर आप देखो, अंदर की तरफ है आपका, अंदर की तरफ आपका अंगूठा जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आएगा, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा। ठीक है, तो हम मानते हैं कि हमारा लूप जो हमने लिया है वो भी कुछ इस तरह ही लिया है, क्लॉकवाइज दिशा में ही हमने ले लिया है। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं ऊपर की ओर। ऊपर की ओर इस बिंदु पे देखोगे तो इधर ही आ रहा होगा, इस बिंदु पे देखोगे तो भी इधर ही आ रहा होगा। ठीक है, और बराबर आ रहा होगा। इस बिंदु पे देखोगे तो भी इधर आ रहा होगा, इस बिंदु पे देखोगे तो भी बराबर ही आ रहा होगा, इधर ही आ रहा होगा। ठीक है, इस बिंदु पे देखोगे तो इधर आ रहा होगा, इस बिंदु पे देखोगे तो इधर आ रहा होगा। ठीक है, इस बिंदु पे देखोगे, नीचे वाले बिंदु पे आ जाते हैं, ये हटा देता हूं मैं यहां से। इस बिंदु पे देखोगे तो कुछ इधर आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे लगाओगे ना तो इधर घूम के इधर आ रहा है, देखो देखो तो घूम के इधर आ रहा है ना, तो इधर हम लगा लेंगे, इधर हो जाएगा बी, ये भी बी, ये भी बी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इन वाले बिंदु पर देखोगे तो इस वाले बिंदु पर तो ऊपर तो इस दिशा में आएगा, इस वाले बिंदु पर भी इसी दिशा में आएगा। इस वाले बिंदु की बात करते हैं तो इस दिशा में इस पर आएगा, इधर आएगा। ठीक है, इस पर इधर आएगा, इस वाले बिंदु पर इधर आएगा और इस वाले बिंदु पर इधर आएगा। भैया ये बात हुई, ये हमने बना ली डायरेक्शन कि बी की दिशा क्या क्या होने वाली है, हाँ कि ना। ठीक है, अच्छा चलो आगे चलते हैं। क्या करना चाहिए हमें लगाना चाहिए इस एम्पियर लूप पर एम्पियर का नियम, जो कि कहता है कि बी डॉट डी एल जो होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई पी के बराबर होगा। ठीक है, यही हम जानते हैं, यही हमारे लिए सत्य है। ठीक है, चलो अब कैसे करें भाई, इसको कैसे करें, क्या कर ले, कैसे लगाएं इसके अंदर। तो हम मानते हैं कि ये हमारे पास P है, ये Q है। ठीक है, ये इसको ले लो, यहाँ लूँ। ठीक है, यहाँ ले लेता हूँ R, ये S, ये T, ये U और ये फिर से P। ये पॉइंट हमारे पास है। ठीक है, तो हमें कहाँ करना है, क्लोज लूप हमारा इंटीग्रल कर करते हैं तो किससे करेंगे, P Q R S T U P। ठीक है, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है, इस लूप में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ये हमारा लूप है। ठीक है, ये हमारा एम्पीरियन लूप है। चलो भाई आगे चलते हैं। तो हम इसको तोड़ तोड़ के करते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, पहले क्या ले लेते हैं, हम करते हैं इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, कहां से कहां पर, P से Q पर। ठीक है, P से Q पर, वेक्टर का साइन ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बी डॉट डी एल कहां से कहां तक, कहां से कहां चलें, कहां से कहां चलें, Q से R। ठीक है, Q से R गए, फिर हम कहां से कहां गए, जल्दी बोलते जाओ। R से S, RS गए हम। ठीक है, प्लस B डॉट डी एल कहाँ से कहाँ गए, फिर कहाँ से कहाँ गए भाई, S से T गए हम, ST आ गया ये। प्लस फिर B डॉट डी एल T से U गए हम फिर। ठीक है, प्लस B डॉट डी एल कहाँ से कहाँ गए हम, U से P गए फिर हम। ठीक है, UP गए हम। ठीक है, चलो हम UP भी चलेगा। चलो अच्छा, और ये टोटल आपका किसके बराबर होगा, ये होगा म्यू नॉट आई पी के बराबर। ठीक है, ये हमारा एम्पीयर का नियम है। चलो अब अलग अलग लगा के देखते हैं, अलग अलग दिशाओं में लगा के देखते हैं। चलो तो डीएल की दिशा इधर किधर होगी, इधर किस तरफ होगी डीएल की दिशा, डीएल की दिशा इधर होगी जहां हमने डायरेक्शन माना है लूप का। ठीक है, तो डीएल भी इधर होगा और बी भी इधर ही है, बी भी इधर भी है, डीएल भी इधर है, तो इनके बीच में एंगल कितना, 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, बी डॉट डॉट तो हट ही जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी डी एल।
बी डी एल, ठीक है। अब क्योंकि देखोगे आपके यहां पर जो बी है वो नियत है, सब जगह बराबर है, इसको बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन डीएल यहां पर बच जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल यहां पर बच जाएगा, ठीक है। इसको रख लेते हैं हम आगे, इसको देखते हैं बी डॉट डीएल क्यू आर वाले को। क्यू आर में देखो, क्यू आर ये है, क्यू आर में देखोगे आपके डीएल की दिशा क्या है, ये डीएल की दिशा है अपनी, ये डीएल की दिशा है, ठीक है, ये डीएल की दिशा है और ये बी की दिशा है। तो बी और डीएल में जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर बी डीएल में 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो बी डीएल कॉस 90, बी डीएल कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 0, ठीक है। इसी तरह आर एस देखो, आर एस में देखो कि दिशा ये है बी की और डीएल की दिशा किधर है, डीएल की दिशा नीचे है, बी ऐसे है, डीएल ऐसे है यहां पर, ठीक है। तो अभी भी इनके बीच में कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस बी डीएल एस टी, एस टी देखोगे तो ये, एस टी देखोगे तो ये, ठीक है। आप देखोगे बी इधर है और आपका डीएल इधर है, ठीक है। बी और डीएल दोनों ही समान दिशा में हैं, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का एंगल इनके बीच में है। तो ये कितना हो जाएगा, बी कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया, नियत है, सब जगह बराबर है। तो बी डीएल, डीएल अंदर बचेगा। यहां देखोगे तो यहां पर देखो बी की दिशा इधर है और डीएल की दिशा उल्टी बना ली, ऐसे ऊपर की तरफ है। तो ये बी है हमारे पास और ये डीएल है, ठीक है। तो अभी देखोगे इनके बीच में एंगल कितना आया, 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। प्लस टी यू, कहाँ गया टी यू, टी यू तो कर दिया ना हमने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ लास्ट वाला बचा, यूपी बचा है, ठीक है। तो आप देखोगे इसके अंदर कि यहाँ पर डीएल की दिशा इस तरह से और बी की दिशा इस तरफ है, तो बी इधर है और डीएल इधर है, ठीक है। अभी भी इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो ये लास्ट वाला भी कॉस का 90 होने की वजह से 0 हो जाएगा और ये म्यू नॉट आई पी के बराबर ही सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब क्या किया जाए बाबू, ठीक है, क्या करें, ठीक है। बी तो हमारे पास है ही है, तो बी डीएल मिला के क्या बन गया, 2b इंटीग्रेशन डीएल। अब इंटीग्रेशन डीएल किसके बराबर है, देखो इंटीग्रेशन डीएल छोटे 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 डीएल मिला के क्या बना देंगे, एल बना देंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये डीएल हो जाएगा और ये किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट आईपी के बराबर, म्यू नॉट आईपी के बराबर। आईपी पे चर्चा करेंगे हम। तो ये हमारे पास अभी तो ये फिलहाल ये कहानी बन गई है। चलो यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत कम जगह लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, यहाँ पे चर्चा हो जाएगी हमारी। तो 2bl बराबर म्यू नॉट आईपी। अब आईपी देखो भाई, आईपी कितना है, ठीक है। वहां पर मैं लिखा था उसको बता दिया, ठीक है। इकाई लंबाई में कितना करंट है, लेमडा, लेमडा, ठीक है। तो एल लंबाई में कितना करंट होगा, लेमडा एल। और हमारे पास कितनी लंबाई है इसकी, एल लंबाई ही है, तो इस एल लंबाई में कितना करंट होगा, लेमडा एल। और यही करंट है जो इस लूप को काट रहा है, इसके अलावा कोई करंट इस लूप को नहीं काट रहा है। तो हम लिखेंगे इसको म्यू नॉट लेमडा इंटू एल, ठीक है। यहां से हम देखोगे एल से एल कटेगा, आपके पास बी का मान जो होगा वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट लेमडा बटे 2, जो कि मैंने आपको कहा था कि इतना ही आने वाला है, ठीक है। यही हमें पहले से पता था और इतना ही आना भी चाहिए, तो इतना ही आ ही गया। तो एक बार हमने और चेक कर लिया कि हमारे पास जो एम्पियर का नियम है वो सत्य है, वो बिल्कुल सही है और उसको हम लगा सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। उसको हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। चलिए अच्छी बात है। अगर ऐसा है, अगर ये हम कर लिए हैं तो चलो एक और करके देखते हैं। जो हमारा प्यारा सा हमने एक परिनालिका के बारे में पढ़ा था, परिनालिका पढ़ी थी, हाँ कि ना, ठीक है। उस पर भी लगा के देख लेते हैं क्या उस पर सही है, ठीक है। उस पर लगेगा नहीं लगेगा, उस पर लगा देते हैं हम, तो फिर हमारा फाइनल टेस्ट जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। परिनालिका पे हम लगा के देखेंगे कि एम्पियर का नियम लग रहा है या नहीं लग रहा है, परिनालिका की मैग्नेटिक फील्ड आ रही है या नहीं आ रही है। हमने माना है कि हमारे पास जो परिनालिका है या तो उसको हम बोलेंगे आइडियल है या फिर कैसी है, अनंत है, ठीक है। क्या बोलें कि अनंत है, हमारे पास क्या है, अनंत है। चलिए तो परिनालिका पे लगा के देख लेते हैं। इस तरह से हमारी परिनालिका होती है, कुछ सिलेंडर हम बनाते हैं ऐसे, ये हम लगाते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और ये ठीक है। कुछ इतने लूप दिखा देता हूँ, बाकी लूप भी हैं यहाँ पर, बना दो यार। फिर आप लोग बोलते हो कि सर को आलस आते हैं लूप बनाने में, कोई नहीं, बना लो। ठीक है साहब, ये ठीक है भैया। तो ये हमारे पास क्या है, किस तरह से फील्ड होती है, अंदर की तरफ यहाँ पर फील्ड होती है, ठीक है। चलो उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम फील्ड जो होती है वो होती है, हमको निकालनी है, अंदर फील्ड होती है। हम जानते हैं कि अनंत है या आइडियल है तो इसके अंदर ही फील्ड होगी और वही अंदर वाली फील्ड हम निकालने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं कि प्रति लंबाई जो टर्न्स हैं इसके अंदर, जो टर्न्स हैं वो कितने हैं, n, वो कितने हैं n, ठीक है। और छोटा n जो है वो n/l के बराबर है,
ठीक है, n बटा l के बराबर हम इसको अभी ले लेते हैं, देखते हैं क्या जरूरत पड़ेगी इसको हम रखेंगे। चलिए देखते हैं, टर्न नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर l हैं, जो कुल टर्न है इसके अंदर l हैं, और प्रति इकाई लंबाई अगर हम देख लें कितने टर्न इसके अंदर आ रहे हैं, कितने घुमाव इसके अंदर हैं, तो वो l के बराबर है। चलिए अच्छी बात है, हमारे पास परिनिकल। अब क्या है भैया, अगर आप इसको सोचो इस प्रकार से आप इसको सोचो, ठीक है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे इस तरह से इसमें करंट यहाँ से मुझे दिख रहा है। अगर आप इसको सोचो कि एक सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, और आप सिलेंडर को ऐसे काट दो, करके इसको काट दो, ऐसे करके ऐसे इसको आपने काट दिया है, तो आपको कैसे दिखेगा, आपको दिखेगा कि बाहर ये जो ऊपर वाला इस हिस्सा है ये आपको नजर आने लगेगा, ठीक है, ये हॉलो है अंदर से, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ऊपर वाली जो मोटाई है ये आपको नजर आने लगेगी और नीचे वाली मोटाई भी आपको नजर आने लगेगी, और आपको लगेगा कि ऊपर वाली मोटाई में से बाहर की तरफ करंट आ रहा है, बाहर की तरफ करंट आ रहा है, मतलब ये तार भी कट जाएंगे, तार के सिरे आपको दिखने लगेंगे, ऊपर 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 नीचे 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 आपको तार के सिरे दिखने लगेंगे। कुछ ऐसा सा डायग्राम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, कुछ ऐसा सा डायग्राम आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा आपको ये डायग्राम देखने को मिल सकता है, ठीक है, जिसमें आप देखोगे ऊपर से तो करंट बाहर निकल रहा है, और नीचे में करंट अंदर जा रहा है, हाँ के ना, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं उसको। अब क्या करें बाबू, अब क्या करें, तो अब क्या करें, अब हमें पता है कि ये चीज़ें हमें पता है, ठीक है, ये तो बात हो गई। अच्छा, n टर्न्स हैं और ये है और वो है, फलाना ढिमका है, हमें लगाना है एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम कैसे लगाएं? एम्पियर का नियम लगाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप क्या होता है? एम्पीरियन लूप हम खुद से सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, अगर मैं इस पूरे को एम्पीरियन लूप सिलेक्ट कर रहा हूँ, चलो समझो बात को, अगर मैं इस पूरे को एम्पीरियन लूप सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस पूरे को, एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इस पूरे को एम्पीरियन लूप सिलेक्ट कर लेता हूं मैं, ठीक है, तो मुझे ये समझ में आएगा कि जितना करंट इसमें से बाहर निकल रहा है उतना ही करंट इसमें अंदर जा रहा है, जितना करंट इसमें से बाहर निकल रहा है उतना ही करंट इसमें बाहर आ रहा है। तो कुल मिला के मतलब ये हो जाएगा, करंट जो हो जाएगा, पियर्सिंग करंट जो हो जाएगा, जितना करंट इसको पियर्स कर रहा है, काट रहा है, वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हम उससे निकाल नहीं पाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड जीरो के बराबर आ जाएगी, जो कि सत्य है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हमारे पास जीरो के बराबर है भी, ठीक है, लेकिन हमें तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कि अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए हमें दोनों को नहीं ले सकते, एक साथ नहीं ले सकते, तो हम क्या करते हैं, हम किसी एक को ले लेते हैं, किसी एक को ले लेते हैं। मैं ऊपर वाला ले लेता हूं, ठीक है, इसको मैंने माना है कि मैंने ऊपर वाले को एक एम्पीरियन लूप ले लिया है, इसको एक एम्पीरियन लूप मैंने बना लिया है, ठीक है भाई, ये मेरा एम्पीरियन लूप है, ठीक है बाबू। अच्छा चलो देखें तो क्या होगा, ये देखोगे आप यहाँ पर करंट कितना, करंट तो है जो है, ठीक है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैं ऐसे ले लेता हूँ इसको, इस तरह मैं इसकी दिशा मान लेता हूँ कि मैंने जो एम्पीरियन लूप लिया है उसकी दिशा कुछ इस तरफ है, ठीक है, इस तरह मैंने मान ली है। चलो अब अच्छी बात है, और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, और हम दिशा देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होगी। अब देखोगे आप कि यहाँ पर इस तरह से ये है, तो आपने अंगूठा बाहर रखा, अपना करंट जो बाहर आ रहा है अंगूठा बाहर रखा, और देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कुछ इस तरह होगी। मतलब अगर नीचे देखता हूं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में होगी, हर पॉइंट पर, यहाँ पर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में होगी, और हम जानते हैं कि बराबर होगी सब जगह पर, ठीक है, इस चीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम जानते हैं पहले से इस चीज को कि बराबर होगी, ठीक है, यहाँ पर हमने इस्तेमाल कर लिया इसका। यहाँ पर देखोगे तो इस फील्ड, यहाँ पर इस पॉइंट पर कितनी होगी, यहाँ बी, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर बी, यहाँ पर भी बी, ठीक है। चलो भाई, ये अगर हमारे पास है, और ऊपर वाले पॉइंट पे देखो, ऊपर वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी भाई, हम जानते हैं कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती ही नहीं है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती ही नहीं है, तो यहाँ पर भी जीरो, सब जगह पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, बी यहाँ पर जीरो के बराबर है, बी यहाँ पर जीरो के बराबर है, ठीक है। अब हम लिखना चाहते हैं हमारा एम्पियर का नियम, जो कि कहता है कि B डॉट DL जो होगा, इंटीग्रेशन B डॉट DL जो होगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा आपका म्यू नॉट IP के बराबर, म्यू नॉट IP के बराबर आएगा, ठीक है भाई। क्या किया जाए, इसको कैसे लगाया जाए, तो हम इसको लगाते हैं अलग अलग में, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी ले लें, इसकी लंबाई हम ले लेते हैं कि जो हमने लिया है, जो सेक्शन हमने लिया है, जो थोड़ा सा पार्ट इसका लिया है हमने, वो L के बराबर लिया है, ठीक है, तो हमने L ले लिया है यहाँ पे, अच्छी बात है, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमने ले लिया है तो अब क्या किया जाए, क्या किया जाए भाई, हम लिखते हैं इस वाली लाइन के लिए, मैं PQRS नहीं लिख रहा हूँ, इसके लिए लिखते हैं, तो यहाँ पर कितनी है मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है, और कितना है, जो लूंगा मैं सेक्शन को कितना लूंगा, DL, जो एलिमेंट लूंगा कितना लूंगा, DL, ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, जिस दिशा में B है उसी दिशा में DL है, लूप का जो डायरेक्शन होता है वो DL का डायरेक्शन होता है, तो cos जीरो हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका,
ठीक है, ये मेरे पास आ गया। प्लस दूसरा क्या आएगा, यहां देखोगे तो यहां पर बी है, यहां पर बी है और वही डीएल है और cos 90 है, ठीक है। प्लस तीसरा देखोगे यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो एंगल फैंगल का तो अपन को जरूरत ही नहीं है, जीरो डॉट डीएल, ठीक है। प्लस वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो जीरो डॉट डीएल ऊपर वाले में, ठीक है। प्लस यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है, तो ये भी जीरो डॉट डीएल, ये सब जीरो डॉट डीएल, जीरो डॉट डीएल, जीरो डॉट डीएल यहां पर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नीचे इस पर आते हैं हम, इस वाले पर, ये इस वाले पर, ये नीचे वाले पर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन एंगल कितना है, एंगल है 90 डिग्री के बराबर, तो बी डीएल cos 90 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा देखो भी हमारे पास, ये हो गया जीरो, 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 जीरो 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 जीरो, सब जगह जीरो 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 हमारे पास आ गया। सिर्फ यहां पर बचा है cos 0 1 हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन बी डी एल के बराबर बचेगा, जो कि एम्पियर के नियम से म्यू नॉट आई पी के बराबर आना चाहिए, म्यू नॉट आई पी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो b तो कांस्टेंट सब जगह बराबर है, इंटीग्रेशन dl हमारे पास बचेगा और म्यू नॉट आई पी हमारे पास बचेगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो b l के बराबर आ जाएगा, bl बराबर म्यू नॉट आई पी के बराबर होगा, ठीक है। चलो ये हमारे पास आया भाई। अच्छा अब हम देखते हैं करंट के बारे में चर्चा करते हैं, करंट हमारे पास कितना कितना है। हमें पता है कि एक लूप से जो करंट है वो I के बराबर है, हम मानते हैं एक लूप से करंट, एक लूप से करंट कितना है, वो I के बराबर है। किसके बराबर है, I के बराबर है। तो n लूप से करंट कितना हो जाएगा, n लूप से जो करंट होगा वो म्यू नॉट एन आई के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। यहां देखो तो इसको तो म्यू नॉट एन बटे एल इंटू आई, एल को मैं इधर ले आया और इस एन बटे एल को मैंने डिफाइन कर रखा है कितना, कितना छोटा एन, छोटा एन जो कि एन बटे एल के बराबर है, ठीक है। प्रति इकाई लंबाई में कितने टर्न हैं उसके बराबर एन है, ठीक है। तो एन भी अगर हमें पता हो तो हम इसको लिख सकते हैं। तो यही निकाला था हमने, म्यू नॉट एन आई जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है, और यही हमने एम्पियर के नियम से भी निकाल लिया है, ठीक है। चलो तो बधाई हो आपको भी, हमने सब चेक कर लिया है कि यहाँ पर कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे निकालेंगे हम इनको, इन चीज़ों को हम कैसे कैसे पता करेंगे। तो नोट डाउन कर लो, इसको पॉज करके मैं तो अब कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास पूरी सुविधा है कि आप इसको पॉज कर रहे हैं और नोट डाउन कर लें, बाकी फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो किस किस का देखा हमने, एक स्ट्रेट वायर को देखा, एक अनंत पट्टिका को देखा है हमने, उसके अंदर वायर में करंट, उसमें पट्टिका में हमने करंट फ्लो कराया था, और फिर हमने एक परिनालिका को देखा है कितना कितना इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो इतना बढ़िया टूल हमें मिल गया है ना कि अब हम चाहते हैं कि हम और चीज़ों की मैग्नेटिक फील्ड पता करें जिनके हम BOSWR से निकालना थोड़ी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर के नियम का इस्तेमाल करेंगे कुछ और मैग्नेटिक फील्ड्स निकालने के लिए, आगे ना। चलो आगे देखते हैं हम किस किस चीज़ की निकाल सकते हैं। तो आपने तार तो देखा होगा, एक तार देखा होगा जिसको बोलता हूँ कि थोड़ा मोटा तार है, ठीक है। घर में मोटे मोटे तार होते हैं, ठीक है, वो मोटा तार आपने देखा होगा। तो अगर मैं कहूँ कि उस मोटे तार में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर बाहर ऊपर नीचे क्या होगी ये बता दो आप, ठीक है। तो हम मानते हैं कि हमारे पास एक अनंत तार है जिसकी कुछ मोटाई है, कुछ फाइनाइट इसकी थिकनेस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसकी क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, तार के अंदर, तार के बाहर, तार के अक्ष पे, तार के सरफेस पे, सब जगह हम बात करने वाले हैं कि कितनी कितनी मैग्नेटिक फील्ड उसकी होने वाली है, ठीक है। तो कैसे दिखेगा आपको तार, सबसे पहले तो ये चर्चा करते हैं। तो तार कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, बहुत मोटा सा मैं तार बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहा हूँ, मैं इसको माइक्रोस्कोप के नीचे दिख रहा हूँ, तो इतना मोटा मुझे दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छी बात है, अगर दिख रहा होगा तो ये इसकी मैंने मान लिया कि ये इसकी अक्ष है, ये इसकी अक्ष है कि इसके अक्ष से मतलब आप ऐसे तार रखा है, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, हम मान लेते हैं बाहर की तरफ इसमें करंट आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। खूब सारा करंट आ रहा होगा, चलिए ठीक है, मोटा सा तार है, मोटे से तार में खूब सारा करंट आ रहा होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं हमारे पास 3 बिंदु हैं। कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से बिंदु हैं भैया हमारे पास एक बिंदु ये है जो कि तार के अंदर है, ठीक है। एक बिंदु ये है जो तार की मोटाई में है, ये उसके अंदर पूरे में मेटल है, यहाँ पर पूरा मेटल भरा हुआ है, यहाँ पर एक बिंदु यह है जो कि तार के अंदर है। दूसरा बिंदु आप ले लो इसकी सतह पर है, बिंदु नंबर 2, और तीसरा बिंदु ले लो आप यहाँ पर जो कि इसके तार के बाहर है, ठीक है। और जब भी हम दूरी लेंगे ना उसको हम बोलते हैं कि छोटे आर से हम दिखाएंगे, मतलब जब हम आर की दूरी ले रहे हैं तो उसको भी छोटे आर से, जब हम 2 की दूरी ले रहे हैं तो उसको भी छोटे आर से, और जब हम 3 की दूरी ले रहे हैं तो अभी उसको भी हम छोटे आर से दिखाने वाले हैं। मतलब जो दूरी बदल सकती है, जो दूरी चर राशि है, जो दूरी को हम बदलना चाहते हैं उसको हम छोटे आर से दिखाएंगे, बाकी इसकी त्रिज्या को हम बड़े आर से दिखाने वाले हैं, ठीक है। इसकी त्रिज्या को हम बड़े आर से दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा बन गया तार। अब हम पता करनी है क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी।
मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और क्या इस्तेमाल करेंगे हम? एम्पियर का नियम हम इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, एम्पियर के नियम का इस्तेमाल हम इसके अंदर करने वाले हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया टूल है, एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जिसका इस्तेमाल हमें कर लेना चाहिए। चलिए अच्छा देखते हैं। आज चलिए मैं करंट की बात करता हूँ कि इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो आई है। इसके अंदर से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो किसके बराबर है? आई के बराबर इसके अंदर से धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए अच्छी बात है, हो रही है, होनी बिल्कुल होनी चाहिए। धारा प्रवाहित नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से बनेगी? आई इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। मैं पूछता हूं कि इसका जो धारा घनत्व होगा वो कितना होगा? धारा घनत्व कितना होगा इसका? करंट डेंसिटी से कितनी होगी, जिसको हम जे से दिखाते हैं। तो जो इसकी जो करंट डेंसिटी होगी वो आई बटे इसका एरिया होगी, ये एरिया होगी, और ये एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। ये एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमारे पास जे का मान कितना मिल गया? आई बटे पाई आर स्क्वायर। चलो अच्छी बात है, काम में ले लेंगे हम इसको, जरूरत पड़ेगी तो हमें, है ना। अब हम देखते हैं, हम निकालने की कोशिश करते हैं। पहले हम पहले बिंदु पे निकालेंगे कि पहले बिंदु पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। पहले बिंदु पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है ये निकालने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, अच्छा ये निकालने का हम प्रयास कर रहे हैं तो हम क्या करें भाई? इसके अंदर हम देखें कि पहले बिंदु पर निकालते हैं तो उसका मान होता है B1। ठीक है, और इसको निकालने के लिए हम एम्पियर का नियम लगाएंगे कि B1 डॉट dl जो हो वो म्यू नॉट IP के बराबर हो। ठीक है, नियम तो यही है। ठीक है, नियम तो यही है। अच्छा, और एम्पीरियन लूप जो मैंने लिया है, ये जो मैंने गोला दिखाया है आपको छोटा वाला यहाँ पर, ठीक है, पीले रंग से, अगर आपको रंग समझ में आ रहा है तो ये पीले रंग से जो मैंने गोला आपको दिखाया है ये है हमारा, ठीक है, बिंदु नंबर 1 पर। ठीक है, अब बिंदु नंबर 1 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब छोटे आर दूरी पर, मतलब ये आर दूरी पर जितने भी बिंदु हैं सब पे बराबर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, चलो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? यहाँ पर भी B1 होगा। ठीक है, ऐसे देखो स्पर्श रेखा बनाओगे, B1 होगा, यहाँ पर B1 होगा, यहाँ पर सब जगह पर B1 मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। तो B1 तो हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, इसकी दिशा हम ले लेते हैं, इसकी दिशा हम ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज ये चल रहा है, तो DL की जो दिशा होगी वो भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, और B1 की दिशा जो है वो भी इसी तरह से है। ठीक है, क्योंकि हमने करंट को कैसे माना है? बाहर की तरफ आता है। करंट कैसा है? बाहर आ रहा है, करंट बाहर आ रहा है। ठीक है, आपकी तरफ आ रहा है, बच के रहना। ठीक है, करंट आपकी तरफ आ रहा है। चलिए, तो कितना हो जाएगा? B1 है और DL है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 0 के बराबर हो गया। तो B1 DL cos 0 ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन बराबर म्यू नॉट IP। हाँ क्या ना? ठीक है, म्यू नॉट IP हो गया। अब इसको बाहर निकाल सकता हूं क्योंकि सब जगह बराबर है। B1 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? DL cos 0 का 1 हो गया। ठीक है, और ये क्या बचा? म्यू नॉट IP। चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। जब तक मैंने सवाल किया सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करिए, फिर हम राइट हैंड पर गए हैं, तो पहले हम लेफ्ट हैंड कर लेते हैं। B डॉट DL का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 पाई छोटा आर के बड़ा आर, छोटा आर, क्योंकि हम छोटे आर के अंदर वाले लूप में चल रहे हैं, और ये किसके बराबर है? ये म्यू नॉट IP के बराबर है। ये म्यू नॉट IP के बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो B1 कितना आ गया यहां पर? B1 आ गया म्यू नॉट IP बटे 2 पाई आर। ठीक है, बटे 2 पाई आर। ठीक है, चलो यहां पर अपने डायरेक्ट लिख दिया क्या? इसको ऐसे नहीं लिखते हम, बाद में लिखेंगे इसको। B1 इंटू 2 पाई आर, IP पे चर्चा कर लें पहले, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे। B1 इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट IP। ठीक है, IP पे चर्चा करो। IP कहाँ है भाई? कितना है IP? कैसा है? क्यों है? ठीक है, IP पे चर्चा करते हैं। अब देखते हैं हम कि इस एरिया में, इस बड़े एरिया में, पाई कैपिटल R स्क्वायर एरिया में जो करंट है वो किसके बराबर है? I के बराबर। तो छोटे पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना करंट होगा? वो होगा J, इसकी जो करंट डेंसिटी है, मतलब I इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू छोटा वाला एरिया। ऐसे ही निकालोगे ना, तो पाई से पाई कटेगा तो कितना आ जाएगा? आई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ये इसके अंदर आ जाएगा, इतना करंट इसके अंदर बह रहा होगा। तो जो करंट इसको, इस लूप को काट रहा होगा वो इसके बराबर होगा। वो इसके इतना करंट हो रहा होगा जिसको काट रहा होगा। पूरा करंट काट ही नहीं होगा, उसको हम देख सकते हैं, पूरा करंट काट ही नहीं सकता इसको। इसके अंदर जो करंट बह रहा होगा वो किसके बराबर होगा? आई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर के बराबर है। और इसके अंदर एक चीज हमने ये मानी है कि जो धारा है वो समान है। ठीक है, समान धारा है, धारा एक समान है, पूरी मोटाई में एक समान है, समान धारा है पूरी मोटाई में, पूरी मोटाई में समान धारा है, ये हमने मान के चले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर कुछ और है, कहीं पर कुछ और है, पूरी मोटाई में समान धारा हमने ऐसा माना हुआ है। तो कितना आ गया है हमारे पास? B1 इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट IP। कितना आया? I छोटा आर स्क्वायर बटे बड़ा आर स्क्वायर। ठीक है, जो कटपिट रहा है उसको काट दो, तो B1 का मान कितना आ गया? कुछ कटपिट नहीं रहेगा, एक आर कटेगा यहां से। ठीक है, B1 का मान आ गया आपके पास म्यू नॉट I R बटे 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ सही तो है। ठीक है,
म्यू नॉट आई आर बटे 2 पाई आर स्क्वायर, ये B1 का मान आ गया। मतलब तार के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, तार के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, म्यू नॉट आई आर बटे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसकी अक्ष पे देखिए, अक्ष पे कितना होगा, अक्ष पे कितना होगा, तार की अक्ष पे बिल्कुल अंदर अंदर चले जाओ तो अक्ष पे कितना होगा, अक्ष के लिए आर का मान कितना हो जाएगा 0, तो B1 का मान यानी कि B का मान कितना होगा 0 के बराबर आएगा। B का मान कितना आ जाएगा 0 के बराबर आएगा बिल्कुल अक्ष पे। अगर इसकी सतह पर चले जाते हैं, मतलब दूसरे बिंदु पर चले जाते हैं, बिल्कुल इसकी सतह पर चले जाओ, सरफेस पर, सरफेस पर चले जाओ अगर आप, तो सरफेस पर देखते हो तो B2 हो जाएगा, और B2 का मान कितना होगा, B2 का मान निकालने के लिए हम बोलेंगे कि छोटा r जो है वो बड़े r के बराबर हो गया, तो छोटा r बड़े r के बराबर रख दो। यहां से B2 का मान जो आएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। ठीक है, ये आपके पास मान आ जाएगा B2 का, हाँ के ना, ये B2 का मान हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं B3 की। B3 की हम बात करते हैं कि B3 कितना होगा। B3 के लिए हम एक और एम्पीरियन लूप मानते हैं जो कि बाहर है। कहां पर है, बाहर है, कोई और कलर की चौक है हमारे पास। ठीक है, यहां हम मान लेते हैं एक और एम्पीरियन लूप जो कि बाहर है। ठीक है, ये धारा पारा की हम चर्चा कर चुके हैं सारी। ये इस तरह से हमने एक एम्पीरियन लूप माना है जो कि बाहर दिशा में है। अब यहां पे देखते हो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गए, इधर होगी, तो हम डीएल की दिशा भी ऐसे ही मान लेते हैं। हम एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, बी की दिशा भी इधर ही और डीएल की दिशा भी इधर ही, सब जगह पर ये बी डीएल के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री के बराबर है। और करंट कितना है, पूरा का पूरा करंट इसको काट रहा है, तो आई करंट ही इस लूप को काट रहा होगा। पूरा पूरा तार अंदर आ गया तो पूरा पूरा करंट काटेगा। कैसे लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल जो हो वो किसके बराबर है, म्यू नॉट आई पी के बराबर है। ठीक है, तो b कितना है भाई, b कितना है, b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dl, dl का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 पाई छोटा r। अब छोटा r कौन सा हो गया, छोटा r है हमारे पास बाहर वाला बिंदु, ये b3 लिखो, इसको b3 लिखो। ठीक है, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, तो कितना आ जाएगा मान, b3 का मान कितना आ जाएगा, b3 का मान आ जाएगा म्यू नॉट आई बटे 2 पाई r, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई छोटा r। ठीक है, अब इनको अलग अलग ऐसे याद रखना है हमें, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने b1 का मान निकाला है, यहाँ पे r जो है वो बड़े r से छोटा है। ठीक है, r जो है बड़े r से छोटा है, इसमें r जो है r के बराबर है, और इसमें r जो है वो r से बड़ा है। छोटा r जो है वो r से कैपिटल R से बड़ा, मतलब त्रिज्या से ज्यादा है। ठीक है, तो तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसी से अगर इससे मैं सतह का निकालना चाहता हूँ कि सतह कितना आ रहा है, तो r को फिर से r के बराबर रख दो, तो b3 का मान कितना आ गया, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। तो आप देख सकते हो दोनों ही फॉर्मूलों से b3 का मान जो है वो म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर के बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक कंटिन्यूटी है, एक सतत है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सतत है। ठीक है, कहीं टूट नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं टूट नहीं रही है। पहले हम फिर से इन चीजों को लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहां देखो r का मान जब r से कम है तो कितना आया, b आया म्यू नॉट आई बटे 2 पाई, म्यू नॉट आई आर बटे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब r के बराबर है तो b का मान आया म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, और जब r से बड़ा है तो कितना मान आया, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। ठीक है, ये मान हमारे पास आया है। ठीक है, तो आप देखो इस वाले में r, b और r कैसा है, b और r समानुपाती है। ठीक है, समानुपाती है। और यहां पे देखोगे b और r कैसा है, व्युत्क्रम अनुपाती है। और b का जो अधिकतम मान है वो क्या है, ये b का अधिकतम मान है, इससे ज्यादा मान नहीं हो सकता b का। तो b का अधिकतम मान जो है वो कहां पर है, सतह पर है। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा इसका, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो किस तरह से इसका ग्राफ बन रहा होगा, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बन रहा होगा। b और r के बीच में अगर मैं ग्राफ खींचना चाहता हूं तो कुछ ऐसा ग्राफ खींच रहा होगा। ठीक है, अक्ष पर कितनी है, 0 देखी थी हमने, ये बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, यहां तक बढ़ा लो। ठीक है, ये r बराबर r हो गया। यहां पर देखो, यहां तक कैसा था, समानुपाती था, तो हमने बढ़ा दिया। कितना हो गया, b का मान म्यू नॉट आई बटे 2 पाई r, ये अधिकतम मान इसका आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर एक इनके बीच में रिलेशन है, वो 1/r का है, तो 1/r का रिलेशन हम इस प्रकार से दिखाते हैं। तो ऐसे ही इनफाइनाइट पे जाके ये घटेगी और 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको दिखाएंगे। तो कुछ ऐसा ग्राफ यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पर b जो है वो r के
समानुपाती है और यहाँ पर B जो है वो विद्युतोमानुपाती है। ठीक है, इस ग्राफ को, ये ग्राफ पूछ लिया जाता है। ये बेसिकली जो हमने ठोस गोले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का जो ग्राफ बनाया था उसके जैसा ये ग्राफ हमें नजर आ रहा है। इसको आप नोट करें और डाइजेस्ट करें अच्छे से। तो चलो भाई, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे जिसमें हम ठोस गोले की बात भी करी थी हमने और जहाँ पर खोखले गोले की बात भी करी थी, दोनों तरह के गोलों की हमने यहाँ पर बात करी थी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं एक ऐसा तार जो कि खोखला हो, खोखला तार हमारे पास हो तो उसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या उसमें किस तरह से हम निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, उसका भी हम ग्राफ व्राफ सब बना के देख लेंगे क्या होता है उसके अंदर, है ना। जल्दी से उसको भी हम देख लेते हैं, आसान सा है, कुछ अंदर मुश्किल नहीं है। ये हम जो एम्पियर का नियम हमने पढ़ा है इसने हमारे लिए सब आसान कर दिया है, कुछ मुश्किल नहीं छोड़ा है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। देखें किस तरह से हमें तारा दिखेगा। पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, ऊपर से दिखा रहा हूं, टॉप व्यू दिखा रहा हूं। ये कुछ तार है हमारे पास और इसकी बहुत छोटी सी मोटाई है, मतलब बहुत छोटी सी मोटाई, आप समझते हो जैसे कि इसकी दो सतह हैं बस के, एक अंदर की सतह और बाहर की सतह। ठीक है, कोई खास इसकी मोटाई है नहीं, ऐसा कुछ, मतलब इतनी कम मोटाई है कि का जो धारा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अंदर वाली सतह और बाहर वाली सतह तक मैं जाता हूँ तो मुझे कोई धारा के अंदर परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ दिखाने के लिए ये है कि इनके अंदर मोटाई है। ठीक है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर हवा है। ठीक है, अंदर हवा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ इस रीजन में यहाँ पर मेटल है। ठीक है, ये मेटल का बना हुआ है, सिर्फ यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, ऐसा मेरे पास है, ये शेड जो मैंने शेड कर दिया रीजन, सिर्फ यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, चलो सॉरी करंट है। चलिए अब मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करेंगे, हम हर पॉइंट पे निकालेंगे। वही 3 पॉइंट हम ले लेते हैं, कौन कौन से, 1, 2 और 3। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 को हम थोड़ा सा अंदर बनाते हैं और ये पॉइंट नंबर 3। ठीक है, आर इसकी त्रिज्या है, आर इसकी त्रिज्या है। ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है 1, 2, 3 पर। 1 पे निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 पे निकालने के लिए आप बनाओ 1 पर एक एम्पीरियन लूप। ठीक है, बिल्कुल ओरल कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, अब मैं इस चीज़ को बिल्कुल ओरल कर रहा हूँ। कैसे कर पाऊंगा बिल्कुल ओरल, देखोगे आपके B.dl जो है यहाँ पर लूप नंबर 1 में, लूप नंबर 1 में इंटीग्रेशन B.dl जो किसके बराबर होगा, ये होगा म्यू0 IP के बराबर। अब इसके अंदर से कोई करंट निकल रहा है कि अंदर हवा है, करंट कहाँ है। ठीक है, हवा हमें हवा थोड़ी चाहिए, हमें तो करंट चाहिए। तो B.dl जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो B कितना आ गया अंदर, 0 के बराबर आ गया। तो अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, अंदर कोई करंट नहीं तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, कोई करंट नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड कोई भी नहीं। ठीक है, और अंदर वाली सतह पर देखते हैं हम, इसके अंदर वाली सतह पर देखें तो यहाँ पर ये जो B2 है, B2 निकालने के देखते हैं हम। तो B2 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला क्या है, पहला है अंदर वाली सतह और बाहर वाली सतह। ठीक है, अंदर सतह और बाहर सतह, बाह्य सतह, इसको मैंने लिख दिया। अंदर वाली सतह पे देखोगे तो कितना है, अंदर है क्योंकि वो, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 के बराबर ही है। ठीक है, अंदर कोई करंट नहीं है तो 0 के बराबर है। बाहर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड का मान आएगा वो म्यू0 I/2πr के बराबर आएगा। ठीक है, आप निकालना चाहते हो तो बाहर वाली सतह पर एक एम्पीरियन लूप बनाओ, यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप बनाओ बाहर वाली सतह पर, और यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो कितना है, वो I के बराबर है और त्रिज्या कितनी है, R है। तो म्यू0 I/2πr के बराबर यहाँ पर करंट आ जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल बाहर वाले बिंदु पर अगर हम देखना चाहते हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा तो वो B3 के बराबर होगा। तो B3 कितना होगा, B3 होगा म्यू0 I/2π छोटा r, जहाँ पे छोटा r क्या है, अक्ष से दूरी, अक्ष से दूरी। यहाँ पर क्या है, r जो है वो त्रिज्या से छोटा है, यहाँ पे r त्रिज्या के बराबर है और यहाँ पर r त्रिज्या से बड़ा है। ठीक है, तो आप देखोगे तीसरा बिंदु जो है इसकी दूरी कितनी होगी, छोटा r। ठीक है, पहले बिंदु की छोटा r दूरी ली थी हमने, तो छोटा r वो दूरी है जो हम बार बार बदलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ हो गई। अच्छा, अब देखो भाई क्या कर सकते हैं हम, क्या करें क्या ना करें, हम ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं, ग्राफ बना के देख लेते हैं हम इसका। यहाँ बना लेते हैं, सारी वैल्यूज हमारे पास अब आ गई हैं। ठीक है, ये हमारे पास B है, इस तरफ B बनाएंगे हम और इस तरफ हम बनाएंगे R। ये B है और ये R है। चलो तो कैसे करें, शुरू में देखोगे आपके मैग्नेटिक फील्ड 0 है। कहाँ तक 0 है, जब तक R जो है R के बराबर नहीं हो जाता, R जो है R के बराबर नहीं हो जाता
तब तक बी का मान जो है शून्य के बराबर है, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। इसको ऐसे में यहाँ पर इस तरह मुझे दिखाना पड़ेगा। और जैसे ही B2 का मान जैसे ही R का मान R के बराबर होता है तो कुछ वैल्यू ले लेता है B, जो कि म्यू नॉट आई बटे 2 पाई R के बराबर, अधिकतम मान उसका आ जाता है म्यू नॉट आई बटे 2 पाई R के बराबर, और फिर वहां से वो घटना शुरू होता है। फिर वहां से वो घटना इस प्रकार से शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर B जो है वो 1 बटे R से मतलब B जो है वो R के व्युत्क्रमानुपाती है, और यहाँ पर B 0 है, इधर यहाँ पर B 0 है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंटिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है, ठीक है। यहाँ एकदम जीरो, यहाँ जीरो थी और यहाँ एकदम से बढ़ जाती है, एकदम से जैसे ही थोड़ा सा भी चेंज आता है तो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सतत नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर और सवाल हम देखेंगे और चीजें करेंगे आगे इसके ऊपर, है ना। एम्पियर सर्किट लॉ पे हम और बात करेंगे। आज हम यही खत्म करते हैं, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।